हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह जुडिशियरी से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चूँकि इंटीग्रेटेड कोर्ट की व्यवस्था है भारत में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी नीचे से चले हुए मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं और कुछ मामलों में तो पहुंचते हैं अगर वो जीवन और मृत्यु का सवाल है अनुच्छेद 134 के तहत। तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, उसमें हाई कोर्ट के खिलाफ तमाम फैसले ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होती ही होती है। और ज़्यादातर मामलों में चूंकि सरकार इन्वॉल्व होती है तो सरकार को बिगेस्ट लिटिगेंट भी कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस, जो आप कुछ दिनों बाद निवर्तमान हो जाएंगे, अभी भी निवर्तमान ही हो गए हैं, आउट गोइंग हो गए हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को पुणे में हुआ था। इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनके माताजी का नाम प्रभा था, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पर एक म्यूजिशियन थी, गायन का काम करती थी। ये भारत में सेंट स्टीफन से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, ऑनर्स किए हैं। उसके बाद से डीयू से ही कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने एलएलबी किया। फिर ये अमेरिका चले गए, वहाँ से एलएलएम किया, वहाँ 1986 तक रहे। इस दौरान उन्होंने एलएलबी किया और पीएचडी में एडमिशन भी लिया। मुझे लगता है पीएचडी भी कंप्लीट ही हो गई होगी, यानी वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ही लिए होंगे। तो इस प्रकार से डी.वाई. चंद्रचूड़ का पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बताया। आपको हम बताते चलें कि ये ओरिजिनली महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। इनके पिताजी वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब भारत में 1978 से संभवतः 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। इस प्रकार से वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस माने जाते हैं भारत के, और संभवतः 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये तो 50वें थे। 91वें संजीव खन्ना जी होंगे, जो कि इनके बाद शपथ लेंगे। मुझे लग रहा है 10 को इनका आखिरी कार्यकाल का आखिरी दिन है, तो 10 नवंबर को ही वो शपथ लेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब शाहबानो केस में भी शामिल थे जजमेंट में, और इसके इसके पहले वो एडीएम जबलपुर, जिसे हैबियस कार्पस केस के रूप में जाना जाता है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, उसमें मिर्जा हमीदुल्लाह बेग इनके समय में चीफ जस्टिस थे। इनके पिताजी के समय में, सॉरी, इनके पिताजी की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने किया था। उसमें वही भारत के राष्ट्रपति थे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, जिनको सुपरसीड करके हंसराज खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, इसी के विरोध में तो हंसराज खन्ना ने त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन जब 75 से 77 तक नेशनल इमरजेंसी थी, तो मिर्जा हमीदुल्लाह बेग उस समय कांग्रेस के यस मैन थे, और इन्होंने भी मिर्जा हमीदुल्लाह बेग के साथ संविधान पीठ में हाँ में हाँ मिलाते हुए फैसला कांग्रेस सरकार के पक्ष में दिया था। आप सभी लोगों को पता है कि जबलपुर में शिवाकांत शुक्ला नाम के एक व्यक्ति को मीज़ा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, यानी निवारक निरोध कानून था, अनुच्छेद 22 से बंधा हुआ था। चूँकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था, तो भी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि निवारक निरोध कानून के तहत तो गिरफ्तारी हो ही सकती थी। बाद में नेशनल इमरजेंसी के तहत गिरफ्तारी हो गई। नेशनल इमरजेंसी में तो किसी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो सकती है जो कि निवारक निरोध से संबंधित है, चाहे
वो दंडात्मक निरोध से संबंधित है, यानी कोर्ट की सजा देने के बाद किसी व्यक्ति को जेल में जब रखा जाता है तो प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। और जब कोर्ट के द्वारा सजा दिए जाने के पहले अधिकारियों के असेसमेंट के आधार पर किसी व्यक्ति को जब हिरासत में रखा जाता है तो उसे निवारक निरोध कहते हैं। अनुच्छेद 22(1) और 2 जो अधिकार देते हैं उसका अपवाद 22(3) से लेकर 22(7) तक दिया हुआ है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, ये भाग 3 में आता है। खैर, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनके पिताजी 78 से लेकर 85 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और माना जाता है कि उन्होंने कई मौक़ों पर कांग्रेस का साथ दिया था, कई मौक़ों पर नहीं भी दिया था। जैसे शाहबानो केस में उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध जाकर अनुच्छेद धारा 185 सेक्शन 125 ऑफ द CRPC की व्याख्या किया था और मेजॉरिटी जजमेंट में उनका भी रोल था, जिसमें शाहबानो को मेंटेनेंस का हक हिंदू महिलाओं की तरह से ही प्रदान कर दिया गया था। मोहम्मद अहमद बनाम शाहबानो का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, जिसे राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार अधिनियम 1986 के द्वारा पलट दिया था और मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे दिए थे कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से काम कर सकती हैं, यानी शरीयत के नियम के हिसाब से ही उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा। हालांकि अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीवी नागरत्ना ने, जो कि जस्टिस बीवी नागरत्ना है, जो संभवतः 2027 में भारत की चीफ जस्टिस बनेंगी, वो उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसले में मुस्लिम महिलाओं के लिए फिर से अनुच्छेद धारा 185 की उसी तरह की व्याख्या की है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में किया था। खैर, देखना है कि उसे कैसे लागू किया जाता है। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि इस समय जो DY चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब हैं, जो कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के पुत्र हैं और जिनकी माता जी का नाम प्रभा देवी था। आपको बता ही दिया कि इनके पिताजी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं 1978 से 1985 तक, और इनकी माता जी ऑल इंडिया रेडियो पर एक म्यूजिशियन थी, एक सिंगर थी, ठीक है। और इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस शुरू किया था, लेकिन बाद में ये 2016 में, माने पहले तो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए, बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट आ गए और इस समय अभी चीफ जस्टिस हो करके रिटायर हो रहे हैं। इनके बाद संजीव खन्ना साहब 91वें भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। मैंने रीजन बता ही दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसी व्यवस्था है। खैर, हम आपको आगे इसके बारे में और डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ हम बताते चलें DY चंद्रचूड़ साहब इस प्रकार से एक लीगल फैमिली से ही आते हैं और DY चंद्रचूड़ साहब के नस नस में खून के हर खून के कतरे में जूरिडिकल भावना भरी हुई है। अभी हाल में उन्होंने कुछ बयानात जारी किए हैं और ये लेफ्ट लिबरल जो गैंग कहा जाता है, कुछ लोग मोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कुछ उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो गोदी मीडिया से जुड़े रहे हैं, जैसे शर्मा एक हैं, प्रदीप शर्मा या क्या नाम है उनका, नहीं दीपक शर्मा, वो क्रिमिनल संबंधी कहानी सुनाया करते थे, आज तक पर थे। हालांकि आज तक पर आज की डेट में जो हैं, चाहे वो चौधरी साहब हों, चाहे अंजना ओम कश्यप हों, चाहे वो श्वेता सिंह हों, या तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो वहाँ हैं, उनके बारे में कहा जाता है, हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ, हिंदी आज चैनल आज तक है, अंग्रेजी तो इंडिया टुडे का है,
और टुडे आज तक शायद उसको कहते हैं। उसमें तो राजदीप सरदेसाई वामपंथी माने जाते हैं, यानी कांग्रेस की ओर उनका झुकाव है। खैर, आज की डेट में आज तक में जितने भी फेसेस हैं उनमें ज़्यादातर को गोदी मीडिया कहा था रवीश कुमार ने, जो पहले एनडीटीवी के चीफ एंकर हुआ करते थे और एनडीटीवी में प्राइम टाइम में आया करते थे, और वो मोदी विरोधी गुट के हिस्सा माने जाते हैं। खैर, अलग अलग तरीके से रिएक्शन किया जाता है, तो उन्हें जो गोदी मीडिया, तथाकथित गोदी मीडिया है नहीं, वो तथाकथित है, ठीक है, यानी कुछ खास पत्रकारों ने उसका नाम दिया जो कि कांग्रेस के दरबारी पत्रकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया तो हमेशा से स्वतंत्र रही है, ऐसा तो है नहीं मीडिया के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी हो। तो अमेरिका के इंडेक्स पर मत जाइए मीडिया स्वतंत्रता, वो तो जो बाइडेन है तो वहाँ जो भी चीज़ कर लिया जाए, भारत को कमज़ोर करने की हर कोशिश अमेरिका करता रहा है और करेगा, ठीक है। केवल रिपब्लिकन के टाइम थोड़ा सा दुरुस्त रहता है, खास करके 2005 के बाद से। तो मैं ये बता रहा था कि भारत में जो लेफ्ट लिबरल गैंग कहा जाता है, जिन लोगों को, जो लोग कांग्रेस की तरफ झुके रहते हैं, उन लोगों ने माना था कि डी वाई चंद्रचूड़ वामपंथी विचारधारा के हैं, अमेरिका में पले और बढ़े हैं, मैंने बढ़े हैं, पढ़े हैं, पले और बढ़े नहीं, पले और बढ़े तो अब भारत में ही है, मैंने वहाँ पढ़े हैं, एलएलएम वहीं से किया है और 86 तक वहाँ रहे, मैंने 4-5 साल वहाँ समय बिताया है, जबकि एलएलएम का कोर्स एक ही साल का था, संभवतः 1984 या 85 में ही इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद भी 2-3 साल रह करके उन्होंने रिसर्च वर्क किया था। खैर, जो भी है, तो लेफ्ट लिबरल ये मान के चल रहा था कि भाई ऐसा है, ये चूँकि वामपंथी विचारधारा के हैं, तो ये बहुत सारे मामलों में मोदी के खिलाफ फैसले देंगे। लेकिन अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोदी साहब और ये गणेश जी की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी वाइफ भी है, बीच में मोदी साहब खड़े हैं, एक तरफ डी वाई चंद्रचूड़ साहब खड़े हैं, एक तरफ इनकी पत्नी खड़ी हैं। और अभी डी वाई चंद्रचूड़ साहब का एक बयान भी आया है, और वो बयान ये है कि भारत एक धार्मिक देश है। एक बयान और उन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया था कि मुझे विरोधी दल की भूमिका में ना समझा जाए, मैं विरोधी दल की भूमिका नहीं निभा सकता, ऐसा कुछ बयान था उनका। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि डी वाई चंद्रचूड़ साहब, जो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब कहा करते थे कि प्री रिटायरमेंट जो जजमेंट्स होते हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट कंसिडरेशन से प्रभावित हो सकता है, वो मोदी सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि इसका कोई प्रमाण तो मिलेगा नहीं, और उन्होंने साफ साफ कहा भी है, भाई किसी को घर पर बुलाने का ये मतलब थोड़े है कि उसकी विचारधारा से हम प्रभावित हो जाएंगे। उन्होंने इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया था जब उनके ऊपर कुछ लोगों ने, जिनको कि वामपंथी होने पर का ठप्पा लगा हुआ है, उन लोगों ने प्रहार किया था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी समझ से ये है, और सब तो जो फैसले हैं, राइट टू प्राइवेसी और ये सब तो जो हैं सो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा फैसला है कि ये यू ललित, उमेश ललित, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके पहले थे थोड़े समय के लिए, उन्होंने ही इनका मनोनयन किया था, और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे कंफर्म कर दिया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी या राम मंदिर के फैसले लिखने में, इन सब में शामिल रहे हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा निर्णय ये है कि अब चाहे संविधान पीठ हो या डिवीज़न पीठ हो, यानी 3 जजों की पीठ हो या 2 जजों की पीठ हो या 5 जजों की या उससे अधिक जजों की पीठ हो, इन सब के प्रसारण लाइव किए जाएंगे। मोटे तौर पर ये बहुत सारे वकीलों को पसंद नहीं आया होगा, जिन्हें माना जाता है कि वे वामपंथी विचारधारा के हैं। दूसरे शब्दों में, वे लोग ऐसे हैं जो सेटर कहे जाते हैं, सेटिंग करके अपने पक्ष में फैसला दिलवा लेते हैं। खैर, हम इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यह भी एक विचारधारा है और ये कुछ लोगों का मानना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज कहाँ तक प्रभावित होते हैं, कहाँ तक नहीं, यह तो समझने वाली बात होगी।
लेकिन सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते थे पहले गुपचुप तरीके से होते थे, लोगों को पता नहीं चलता। अब लोग संविधान पीठ के अतिरिक्त नॉर्मल पीठ के भी फैसले को लाइव देखा करेंगे। बहरहाल आगामी 10 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं और उसके पहले मुझे लग रहा है 5 बड़े फैसले इनको करने हैं। जैसे नंबर 1 फैसला तो ये है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है कि नहीं। एक्चुअली 1966 या 68 में अजीज बादशाह केस में ही सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुकदमा हार गया था, जिसमें इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानने से इनकार कर दिया गया था। उसका मेन आधार ये था कि भाई भले एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना वस्तुतः 1920 से मानी जाती है, जब वायसराय के कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसे इस्टेब्लिश किया। यानी अगर सरकार किसी संस्था को बनाएगी तो सरकार चूंकि सेक्युलर है तो उसके ऊपर इस तरह का आरोप लग सकता है कि भाई इन्होंने मुस्लिम मदरसा बनाया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, या अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बनाया, या बहुसंख्यक यूनिवर्सिटी बनाया, इसलिए ये सरकार अगर स्थापित करेगी तो उसके ऊपर ये आरोप लगना तय है। लेकिन सरकार अगर स्थापित करती है और उसका कैरेक्टर सेकुलर रहता है तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर ये 1875 या 76 जो भी इसकी स्थापना दिवस जो भी रही हो, अगर ये एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज के रूप में ही कंटिन्यू करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यानी फिर सर सैयद अहमद खान या उनके चेलों आगा खान, सलीमुल्ला या वकारुल मुल्क के नाम से ही जुड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि बाद में चल करके वायसराय की कार्यकारी परिषद ने इसे कार्यकारी परिषद से ही एक एक्ट पारित करा करके और इसकी स्थापना किया था, इसलिए ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं हो सकता। लेकिन 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक एक्ट प्रस्तावित किया था जिसे पारित कर दिया गया था, और उस एक्ट के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया, इन दोनों का, जामिया मिलिया इस्लामिया की भी स्थापना 1920 में ही हुई थी, और बाद में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसे फिर से स्थापित किया था। उस समय तो महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इसकी स्थापना में शामिल थे। ठीक है, हकीम अजमल खान वगैरह सब इसमें शामिल थे। लेकिन कहा यह जाता है कि इसे भी वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि ओखला में स्थित है, कि मैं बात कर रहा हूँ नई दिल्ली में, ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय तो अलीगढ़ में ही स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि भाई अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जब सरकार ने कर दी तब कैसा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। तो 81 में जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक्ट बना करके और इस व्यवस्था को बदल दिया था कि भाई अगर सरकार स्थापित करेगी तो हमेशा सेक्युलर इंस्टीट्यूट ही माना जाएगा, वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं होगा। तो इसे पलट करके अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया को, दोनों को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो उसी को लेकर के देना है। उसके बाद जो दूसरा फैसला है, जो लोकसभा चुनाव में काफ़ी गहमा गहमी का विषय रहा, वो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी संपत्ति के पुनर्निर्धारण को लेकर के, पुनर्वितरण को लेकर के। यानी अगर आपके पास बाप दादों की, वही तो मोदी साहब और राहुल गांधी उसी को लेकर के लोगों के बीच गए थे। पहले राहुल गांधी ने संपत्ति पुनर्वितरण को लेकर के एक बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई आदमी खाते खाते मरे और कोई आदमी खाने बिना मरे, ये ना हो। दूसरे शब्दों में, जिनके पास अधिक संपत्तियां उनसे ले करके और जिनके पास कम है उनको दे दिया जाएगा। और अभी चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में संपत्ति को लेकर के ही एक इंडेक्सेशन जारी कराया है, जनगणना भी कराई है कि किसकी हैसियत क्या है,
ताकि ये जाना जा सके कि असमानता का मूल कारण जो विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1920 में इटली में कहा था, वो भारत में कहीं ऐसा तो नहीं है परंपरागत रूप से जो वेल्थ है कुछ लोगों तक सीमित है, उसके कारण हो रहा है। खैर जो भी हो, ये तो अलग का विषय, लेकिन इस पर एक फैसला इनको देना है और ये फैसला भी सुरक्षित रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तीसरा जो है मदरसा बोर्ड से रिलेटेड है। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मुसलमानों के लिए मदरसा शिक्षा को ज़रूरी बताया था, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था और ये कहा था कि मदरसा बोर्ड के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो सेक्युलर नहीं है, वो एक खास धर्म पर आधारित है, इसलिए इसे बदला जाना जरूरी है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि ऐसे बच्चे जो मदरसा शिक्षा लेना चाहते लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें 6 से 14 साल के उन बच्चों को चूँकि मुफ्त शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सरकार अपने खर्चे पर उपलब्ध कराती है, अब तो वो फंडामेंटल राइट भी है कई से के तहत। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया राज्य सरकार के लिए कि वह इस प्रकार सुनिश्चित करे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के या माइनॉरिटी शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं वो भी प्राथमिक शिक्षा फ्री में प्राप्त कर सकें, निःशुल्क प्राप्त कर सकें। खैर जो भी है, एक तो फैसला उस पर देना है, एक फैसला लाइट मोटर व्हीकल एक्ट पर देना है। यानी क्या कम आप जैसे मान लीजिए आपको किसी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिल गया, तो क्या आप भारी वाहन उसके आधार पर चला सकते हैं? बीमा कंपनियों की आपत्ति ये है कि भाई भारी वाहन चलाने के लिए तो लाइसेंस उनको मिला नहीं था, उन्होंने भारी वाहन चलाया और उसके बदौलत एक्सीडेंट हो गया, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कारण जो है कंपेंसेशन तो अंततः इंश्योरेंस कंपनियों को ही देना पड़ता है। तो बेखदी बदी के इंश्योरेंस कंपनियों का हाँ भाई हम लोग मारे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा भाई दोनों के लिए अलग अलग, यानी लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तब ऐसा नहीं है कि एक लाइसेंस आप ले लिए उसी के आधार पर आप हेवी व्हीकल भी चलाएंगे और उससे एक्सीडेंट कराएंगे और बीमा कंपनियों पर दबाव बनाएंगे। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है कौन जानता है कि आगे क्या होगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये सब 5 प्रमुख फैसले माने जा रहे हैं कि इनको देना है, चंद्रचूड़ साहब को देना है, जिसमें 3 तो माइनॉरिटी से ही रिलेटेड है और 2 जो हैं वो एक मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से जो है आ, आ, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो कि निवर्तमान अब कहे जा सकते हैं, आउट गोइंग कहे जा सकते हैं, चूँकि अब तो उनका कार्यकाल वो सरकारी कर्मचारियों की तरह से नहीं है कि भाई अगर नवंबर में रिटायर होना है तो 5 नवंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 5 नवंबर को या 4 नवंबर को आप रिटायर हो जाएंगे, वो पूरा नवंबर तक काउंट किया जाएगा। यहाँ तो 65 साल की उम्र हुई उसी दिन आप रिटायर कर दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में यहाँ तो ये भी नियम लागू नहीं है कि 6 साल या 65 साल जो भी पहले घटित हो, जो कि कुछ अन्य व्यवस्था में लागू होता है, कैग वगैरह में लागू होता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए लागू होता है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये है कि भाई 65 साल की उम्र जिस दिन होगी उसी दिन आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये नहीं है कि भाई नवंबर में डेट ऑफ बर्थ है तो 30 नवंबर तक इनको इनका इंतज़ार किया जाएगा रिटायरमेंट का, ऐसा नहीं है। 11 नवंबर को तो इनका जन्म हुआ था 1959 में और ये अब क्या कहते हैं कि 65 के हो ही जाएंगे 10 नवंबर 2024 को, उसी दिन ये रिटायर कर जाएंगे और संजीव खन्ना साहब इनकी जगह ले लेंगे। तो मोटे तौर पर DY चंद्रचूड़ को ये सब फैसले देने हैं और वो कई महत्वपूर्ण फैसलों में ऑलरेडी शामिल रहे हैं, जैसे रामलला को जो टाइटल सूट विवाद था वहाँ का, राम विवादित ढांचे का अयोध्या का, उसमें रामलला को जो टाइटल सूट के तहत सब जमीन सौंप दी गई,
वो उस फैसले को लिखने वाले सज्जन यही हैं। उसमें सभी जजों ने जो राय, 5 जजों की संविधान पीठ थी, पांचों जज ने एक मत से ये बात कही थी, लेकिन फैसला लिखने का काम इन्होंने ही किया था। इसी प्रकार से राइट टू प्रिवेसी जो PS पुत्तस्वामी, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो फैसले हैं अनिजता संबंधी अधिकार के, उसमें भी ये शामिल थे। और 9 जजों की संविधान पीठ थी। जस्टिस JS खेहर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। राम जन्मभूमि विवाद मामले में तो जस्टिस रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे। ठीक है, तो यह रंजन गोगोई वही सग हैं जिन्होंने जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन के साथ मिल करके जस्टिस दीपक मिश्रा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ पहली बार प्रेस वार्ता किया था और प्रेस को संबोधित किया था कि ये मनमानापन कर रहे हैं। खैर, जो भी है, तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि फैसला इन्होंने ही इसमें लिखा था। ये DY चंद्रचूड़ साहब के कुछ लैंडमार्क डिसीजंस हैं। कुछ लैंडमार्क अभी 10 नवंबर के पहले आने बाकी हैं। देखना है कि वो किस प्रकार से, जिनको कुछ मीडिया वाले ही या कुछ अन्य लोग जो है लेफ्ट लिबरल यानी वामपंथी उदारवादी विचारधारा के लोग कहते हैं, जिसमें मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, जिसमें ऐसे सभी पत्रकार आते हैं जो किसी न किसी तरह से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और मोदी सरकार का विरोध करते रहे हैं। तो देखना ये होगा कि ऐसी दशा में उनके ऊपर क्या बीतती है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ज़्यादातर फैसले सरकार के पक्ष में ही आने के आसार हैं। अब जैसे यूपी मदरसा बोर्ड का जो अधिनियम बनाया था, कानून बनाया था 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, और जिस पर रोक लगा थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जायज़ ठहराएगी सुप्रीम कोर्ट। चूँकि तुषार मेहता, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने इसके पक्ष में ही फैसला देने का निवेदन किया है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का निवेदन किया है। देखना है आगे क्या होता है, लेफ्ट लिबरल की विजय होती है या जो राइटिस्ट हैं, राइट विंगर्स हैं, यानी जो दक्षिणपंथी हैं, उनकी जीत होती है। धन्यवाद।